यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पेपर कोड है बच्चों 302PC। तो आपका कुछ पेपर का फॉर्मेट ऐसे ही होगा। ये एक प्रकार का वायरल पेपर है और ये पूरा पेपर मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे 95+ मार्क्स ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। आपको बच्चों बता दें कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, आपको पता भी होगा। पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा और समय आपको बच्चों मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और सभी प्रश्नों को आपको एनालिसिस कर लेना है, टिक कर लेना है और उसके बाद सभी प्रश्नों को एकदम अटेम्प्ट करते हुए आपको 3 घंटे में पूरा पेपर लिख करके ख़त्म कर देना है। उससे ज़्यादा आपको 1 मिनट समय भी नहीं मिलेगा। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खंड का की बात करेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे खंड आपका का आता है और खंड का के प्रश्न संख्या पहले और दूसरे में 10 MCQs पूछे जाते हैं, 5-5 मिला करके। ये पूरे 10 MCQs हम आपके पूरे सही करवा देंगे। बोर्ड परीक्षा में आपके सारे के सारे फंस जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। अगर पूरा का पूरा जितना भी मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ उसको अगर आप रोज़ वीडियो देखते हैं, सिर्फ आपको देखना है, आपको सारे प्रश्न अपने आप ही रट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का वाला प्रश्न है बच्चों कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो बच्चों शुक्ल युग की समय सीमा इन चारों ऑप्शंस में बताना है आपको। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1918 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। खा वाला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। भारतेंदु युग के लेखक नहीं है तो आपको बता दें बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों ही भारतेंदु युग के लेखक हैं। लेकिन हमें किसको बताना है जो लेखक नहीं है भारतेंदु युग के? तो भारतेंदु युग के जो लेखक नहीं हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। और भगवत शरण उपाध्याय किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके हैं बच्चों? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए गा वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है? तो बच्चों हम आपको बता दें, चारुचंद्र लेख एक उपन्यास है और चारुचंद्र लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा चारुचंद्र लिखा गया है। और ये है क्या? तो ये एक उपन्यास है। फिर घा वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है तो बच्चों नहुस है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? नहुस है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसके रचयिता कौन है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और आपको बता दें जो परीक्षा गुरु है, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब आपको बता दें कंकाल और गबन ये दोनों ही उपन्यास है। और कंकाल किसका है? कंकाल आपको कमेंट करके बताना है ये किसका उपन्यास है। गबन और गोदान किसका है बच्चों? प्रेमचंद्र का है। किसका है? प्रेमचंद्र का है। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि कंकाल किसका उपन्यास है। चलिए दूसरे का वाला प्रश्न देखेंगे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति किसकी है बच्चों? यह काव्य पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरे का खा वाला प्रश्न है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं। कीर्ति लता के रचनाकार हैं तो कीर्ति लता के रचनाकार है विद्यापति। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। वैदेही वनवास रचना है किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की,
महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। घ वाला प्रश्न है बच्चों, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रिका और काव्यचंद सुधा, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और ये पत्रिका ही है। लेकिन इसमें पूछा है भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो बाला बोधनी निकाली थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंगा वाला। गंगा लहरी के रचनाकार हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके बच्चों 2 गद्यांश आएंगे। प्रत्येक गद्यांश यहाँ पे 10 मार्क्स का होगा। ठीक है। और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, कुल मिला के 10 नंबर। दोनों गद्यांश में एक ही गद्यांश आपको करना है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर लेखक का नाम बताना है। ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस प्रकार 2 नंबर आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वहाँ से लेकर, ठीक है, ज्योत तक का, तो ये पूरा आपको व्याख्यात करना है। तो लेखक इस अंश में बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वे ही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। गा वाला प्रश्न है, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। घा वाला बच्चों प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। अंगा वाला प्रश्न है, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जागरूक मतलब होता है सजग, सचेत या जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता हो। ठीक है। इस प्रकार आपको 10 में 10 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अथवा वाला दे रखा, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो अथवा वाला आप अटेंड कर सकते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो रेखांकित अंश जो आपको यहाँ से दिखा है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, इसको व्याख्यात करना है। तो व्याख्या में कहा है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। उसकी धूल में हम खेल कर खड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर है गा वाला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि राष्ट्र हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का दूसरा अंग जन है। फिर बच्चों आपका आता है चौथा प्रश्न, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
5 गुणे 2 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके 2 गद्यांश दिए जाएंगे, कोई एक ही गद्यांश आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का हो जाएगा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल युग के चूमना चाहती। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया। फिर आ जाइए बच्चों, इसके पद्यांश के हमें शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और कवि हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपको दिख रही है 4 लाइन, इन चारों लाइन को एक्सप्लेन करना है। हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इसी प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी मतलब राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। फिर बच्चों है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से की गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। अब इसके साथ अथवा वाला पूछा है बच्चों, ऊपर वाला अगर नहीं आता तो आप अथवा वाला अटेंड करेंगे। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेत तमन में शीतल बत प्यार। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ है इसका श्रद्धा मनु और कवि है इसके जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस अंश में मनु अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए कह रही हैं कि वह एक उल्का के समान है जो निरुपाय और असहाय होकर शून्य में घूम रहा है। वह वसंत के दूत से पूछते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उनके जीवन में पतझड़ की विरसता और वसंत की खुशबू की कमी महसूस हो रही है। यह दर्शाता है कि मनु अपने जीवन में सुख और आनंद की खोज कर रहे हैं। फिर बच्चों गा वाला प्रश्न है, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं। तो मनु वसंत के दूत से अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, जो जीवन में खुशी और आनंद लाने का प्रतीक है। मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं। तो मनु अपने आप को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे जीवन के रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं और अपने चारों ओर के निराशजनक वातावरण के कारण उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। फिर बच्चों अंगा वाला प्रश्न है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तो तिमिर है अंधकार या अंधेरा, चपला है चंचल या फुर्तीली। पांचवें का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे तीनों ही लेखक इंपॉर्टेंट हैं, जयनेंद्र कुमार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे हमने जो जीवन परिचय लिख रखा है वो हरिशंकर परसाई का लिख रखा है। जैसे मैंने लिखा है डिप्टू आपको लिख देना है, ऐसे आप पे जीवन परिचय हेडिंग डालना, साहित्यिक परिचय और फिर इनकी कृतियाँ। ठीक है, और इस प्रकार कृतियों का हेडिंग लिख करके पूरा लिख देना। यहाँ में आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। पॉज करके पूरा वीडियो पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, कवि का जीवन परिचय देना है। तो यहाँ पे 3 कवि मैंने लिखे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेंगे तो एक बोर्ड परीक्षा में पच जाएगा। और आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है जैसे हमने लिख रखा है, एज इट इज़ जैसे लिखा है पूरा याद करके लिख दीजिएगा। इनकी रचनाएँ जो हैं, सुमित्रानंदन पंत की वीणा ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाड़ी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है, वर्णधूल है, उत्तरा है, युगपत है, चितंबरा है, कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन है, गीत हंस है, 5 कहानियाँ और हार है, उपन्यास हार है और आत्मकथात्मक संस्मरण है, 60 वर्ष और एक रेखांकन। फिर छठा प्रश्न आपका आता है बच्चों, छठा में कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर और ध्रुव यात्रा की कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर खून का रिश्ता का कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे बहादुर कहानी का हमने सारांश लिख रखा है, एज इट इज़ आपको लिखना है और ऐसे ही एग्ज़ाम में याद कर लेना है। इतना ही एग्ज़ाम में लिखना है, इतना ही बड़ा। तो यहाँ पे पूरा वीडियो पॉज करके पूरी कहानी पढ़ लीजिए। 7वां प्रश्न आपका आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर।
तो आपके ज़िले में या आप जो भी खंड का आप पढ़ रहे हो वो वाला प्रश्न यहाँ पे अटेंड कर लेना। अगर आप रश्मि रथी पढ़ रहे हो तो रश्मि रथी अटेंड करना। सत्य की जीत पढ़ रहे हो तो सत्य की जीत अटेंड कर लो। मुक्ति एक पढ़ रहे हो तो मुक्ति एक अटेंड कर लो। त्यागपति पढ़ रहे हो तो त्यागपति अटेंड कर लो। आलोक वृत्त पढ़ रहे हो तो आलोक वृत्त अटेंड कर लो। श्रवण कुमार पढ़ रहे हो तो श्रवण कुमार अटेंड कर लो। खंड खा जो अब आ जाते हैं हम, खंड खा में आपका अनिवार्य संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका एक संस्कृत गद्यांश और एक संस्कृत पद्यांश आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें पद्यांश में श्लोक होंगे। तो यहाँ पे गद्यांश के आधार पर संदर्भ लिखने के 2 नंबर और अनुवाद करने पे आपको 5 नंबर, कुल मिला के 7 नंबर आपका गद्यांश का हो गया और 7 नंबर पद्यांश का, तो 14 नंबर ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गद्यांश लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। जन्मता 10वें दिने स्यु भोजोदयम इति बुद्धया पिता करके ये गद्यांश है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है। अथवा वाला भी आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आप अपनी अपनी पुस्तिका से आप इसका प्रश्न का उत्तर आपको अपनी लर्निंग मटेरियल से इसका गद्यांश का संदर्भ और ये तैयार करना है। फिर बच्चों आपको श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो यहाँ पे मैं 2 श्लोक बता रहा हूँ, ये 2 श्लोक आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में तैयार कर लेना, ये चारों ही तैयार कर लेना, आपका बोर्ड परीक्षा में एक फंस जाएगा। फिर बच्चों आपका शांत अथवा वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, या फिर अनुप्रास या अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण सही लिखिए। सवैया या बैरोज छंद की परिभाषा देकर, तो रस छंद अलंकार से आपका 6 नंबर का आएगा। ये सारा आप रस छंद अलंकार तैयार कर डालिए। फिर बच्चों यहाँ पे एक विषय पर निबंध लिखना होगा, सारे ही निबंध इंपॉर्टेंट हैं। आपको 10 निबंध हम कराएंगे एग्जाम से पहले, वो आप तैयार कर लेना, हो जाएगा। हर ए का संधि विच्छेद होगा तो हर प्लस ए, और वनेत्रा का संधि विच्छेद होगा वने प्लस अत्र। रामश्चलित में संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है बच्चों। फिर आपको समास विग्रह बताना है, तो आजीवन में अव्ययीभाव समास है, श्वेतांबरम और महाशया में कर्मधारय समास है। फिर आपका एक पत्र आएगा, तो आपका पत्र भी हम करवा देंगे, इंपॉर्टेंट पत्र। तो एक पत्र आपका 8 नंबर का आएगा, और जितने पत्र हम करवाएंगे उसी में से आपका फंस जाएगा। फिर का वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का स्पष्ट कीजिए। तो आपको महत्वा में कौन सा है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है। किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए, तो ये आपको तैयार करना है। श्रवणीय श्रीमती में क्या है, मतु प्रत्यय है, इसमें मतु प्रत्यय है, ठीक है। किसी एक का बताना है। और विभक्ति यहाँ पे बतानी है, तो ग्रहम में आपकी द्वितीय विभक्ति है, रामायण में तृतीय और अग्नेय में चतुर्थी विभक्ति है। तो ये आपका पूरा पेपर